मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो केंद्र राज्य संबंध जो हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग भारतीय संविधान में जो भाग 11 भाग 12 में जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है उसका भाग 2 में जो प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हम देखते हैं अभी वर्तमान में प्रशासनिक संबंध। मतलब क्या हुआ, जो विधायी संबंध होता है तो विधायी संबंध में क्या हुआ कि कानून बनाने की शक्तियां केंद्र के पास या केंद्र की विषय, कौन से केंद्र के विषय होंगे, राज्य के विषय होंगे, ये सब क्या था, विधायी संबंध था। आज हमको देखना है प्रशासनिक संबंध, और प्रशासनिक संबंध का मतलब होता है कि ये वहां पे प्रशासन कैसे करते हैं, मतलब केंद्र कैसे काम करता है, राज्य कैसे काम करता है, उस पर काम करने वाले। ठीक है, तो देखिए ये प्रशासनिक संबंध आर्टिकल है 256 से 263। ठीक है, आर्टिकल नंबर 256 आर्टिकल नंबर का कहना यह है कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग करेगा कि केंद्र के द्वारा जो राज्यों में संचालित जो उनके नियम कानून हैं उनका पालन होना चाहिए। मतलब केंद्र राज्य सरकार अपनी शक्तियों को अपने राज्य में प्रयोग करे, लेकिन जो केंद्र सरकार के जो नियम कानून है उनका भी पालन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, 257 का मतलब यह है कि राज्य सरकार अपने राज्य में जिन शक्तियों को प्रयोग करे, लेकिन केंद्र की जो शक्तियां हैं वो बाधित नहीं होना चाहिए। और इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 257 के तहत केंद्र के पास राज्यों को निर्देश देने का अधिकार है, मतलब निर्देश देने की शक्तियां। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में आता है कैसे कि संचार साधनों को बनाए रखना, मतलब केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकता है कि अपने यहां संचार साधनों को बनाए रखना, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना, अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं हेतु मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना और SC/ST के कल्याण हेतु विशेष योजना बनाना। मतलब केंद्र सरकार राज्यों को ऐसे चारों मतलब निर्देश दे सकती है कि तुमको ऐसे काम करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए एक आर्टिकल नंबर 258 आर्टिकल जो है इसका मतलब ऐसा है कि केंद्र या संघ अपनी शक्तियों को राज्य को सौंप सकता है, मतलब दे सकता है, या ऐसा हो सकते हैं कि उन पे क्या मतलब भारित कर सकता है या उनको बाध्य कर सकता है कि आपको इनको पालन करना पड़ेगा। जैसे अगर राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल नंबर 258 के तहत कोई भी चीजों कोई भी मतलब केंद्र का कोई भी शक्ति को राज्यों को थोप सकता है, उनके कर्मचारी को काम करने के लिए भी बाध्य कर सकता है। जैसे अभी हमने बिल पास किया CAA, तो CAA जो बिल पास हुआ उसमें राष्ट्रपति चाहे तो हर एक राज्य, देखिए भले CAA जो बिल है वो कहां पास हुआ है, केंद्र में, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य को ये निर्देश दे सकता है कि भाई आपके यहाँ कितने लोग शरणार्थी हैं, क्या है, उनकी लिस्ट बना के दो। तो राज्य को उसको एक काम करके राज्य ये नहीं बोलेगा कि केंद्र का काम है, राज्य को आर्टिकल 258 के तहत राष्ट्रपति की बातों को मतलब मद्देनजर में रखते हुए उनको लिस्ट बना के देना पड़ेगा। क्लियर। एक अगर फिर केंद्र चाहे तो अपनी कोई भी विधि नियम कानून को राज्यों को सौंप सकती है, दे सकती है या थोप सकती है। कैसे, अभी चल रहा है देश में लॉकडाउन, तो भैया केंद्र ने क्या किया, लॉकडाउन किया, तो लॉकडाउन तो कर दिए, अब वो लॉकडाउन मान लो एक विधि बन गया, नियम बन गया कि इतने दिन तक ये लॉकडाउन रहेगा। तो आर्टिकल 258 के तहत राज्य भी केंद्र के द्वारा जो विधि बनी है उसको मानने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि केंद्र आर्टिकल 258 के तहत राज्यों को ये निर्देश दे सकती है या बाध्य कर सकती है कि आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा। ठीक है, एक आर्टिकल नंबर है 258 का, इसमें ऐसा लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति केंद्र को सौंप सकती है, और आर्टिकल 258 में क्या लिखा है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राज्यों को सौंपा जा सकता है। ठीक है, देखिए एक आर्टिकल नंबर 255, इसमें संघ के दो कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य यह है कि राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा करेगा, साथ ही साथ यह देखेगा
कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। आर्टिकल 255 क्लियर। अब एक आता है इंपॉर्टेंट 262, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 262। ये अंतर्राज्यीय जल विवाद संबंध है। देखिए ध्यान दीजिए, क्या होता है कि मान लीजिए जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, अब छत्तीसगढ़ राज्य से महानदी आती है बहते हुए उड़ीसा, और उड़ीसा में बनाती है हीराकुंड बांध, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ राज्य की जो नदी है महानदी, वो उड़ीसा वाले लोग यूज कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य चाहे तो रायगढ़ में कहीं बीच में आके बांध बना दे, और वो जो पानी है, पानी की जो मात्रा उड़ीसा वाले ज्यादा यूज कर रहे हैं नदी का, उसको खुद यूज करना चालू करें। मतलब दो राज्यों के बीच में क्या होगा, विवाद होगा। तो ये विवाद जो सिस्टम है, इस विवाद का निपटारा कैसे होना चाहिए, चाहे नदी हो, घाटी हो, कोई भी जलाशय हो, तो दो राज्यों के बीच में, तो वो 262 में ये बताया गया है कि ये काम करेगा संसद इनका निपटारा करेगा, और वो बताएगा कि कौन सा राज्य इस नदी का कितना % पानी यूज करेगा और कौन सा कितना % यूज करेगा। इसीलिए 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम बना था, और उसी समय अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम बना था। इसको थोड़ा याद रखेंगे। ये ऐसा आर्टिकल है 262 या अंतरराज्यीय जल विवाद का सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आप क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके नहीं जा सकते। मतलब ये एक तरफा अधिकार है संसद का। मतलब इस आर्टिकल में या अंतरराज्यीय जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्लियर। दूसरा, अब यहां लिखा है अन्य। हम लोग देख रहे हैं प्रशासनिक संबंध। अब अन्य मतलब क्या, आप देख रहे हैं कई बार भारत का संविधान है हमें संघात्मक नजर आता है और कहीं पे एकात्मक नजर आता है। अब कहीं पे लगता है कि संघ की शक्ति ज्यादा दिखी है, कभी लगता है बराबर शक्तियां हैं। तो भाई ये समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, तो क्या हमारे भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय के लिए कुछ चीजें हैं? तो बहुत सारी चीजें, ध्यान दीजिएगा। जैसे संवैधानिक भी है, वैधानिक भी है और अवैधानिक भी है। जैसे पहले योजना आयोग काम करता था, योजना आयोग के तहत अब नीति आयोग आ गया है। उसका है हमारे पास अखिल भारतीय सेवाएं, चाहे वो IAS हो, IPS हो या IFS हो। ये सभी जो हैं सेवाएं जो हैं अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र की है, लेकिन ये पूरे के पूरे अपनी सेवाएं कहाँ देते हैं, राज्य, और राज्य के अधीन काम करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, किसके लिए, राज्य के लिए। इसका मतलब ये समन्वय के हैं। मतलब अन्य मतलब कहीं ना कहीं भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक संबंध, और IAS या अखिल भारतीय सेवा क्या बोलते हैं, प्रशासनिक। तो यही तो संबंध है कि कैसे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है और काम कहाँ किया जाता है, राज्य सरकार में। ये क्लियर हुआ। ये सभी का सभी जो जितना हम बताए हैं, ये सभी को बोलते हैं हम लोग कि केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग वित्तीय संबंध क्या होता है। एक काम कीजिए, आगे कोई स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं वित्तीय संबंध। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, जो भारत सरकार है ये कोई एक लाभकारी संस्था तो नहीं है, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि नोट छापने वाली मशीन है। ये एक अलाभकारी संस्था है। इसका मतलब भारत सरकार जनता पे पैसे खर्च करेगी, और एक निश्चित आमदनी के ऊपर जब पैसे हो जाए तो उनसे कर के माध्यम से उससे पैसा वसूलेगी, फिर उसी पैसे को कल्याणकारी योजनाओं में यूज करेगी। मतलब भारत सरकार जो है कोई नोट छापने वाली मशीन नहीं है, एक अलाभकारी संस्था है। मतलब कहीं ना कहीं जनता और सरकार के बीच में समन्वय के माध्यम से ही हमारे यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है। उसी में एक संबंध होता है वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध का मतलब क्या, तो जो टैक्सेस होते हैं कर, उस कर राजस्व का बंटवारा कैसे होगा। इसीलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 280 में राष्ट्रपति के द्वारा हर एक 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और फिर वही वित्त आयोग की सिफारिश पे केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए ये वित्तीय संबंध आर्टिकल नंबर 264 से 293 तक है। ठीक, ये लिखा है कर से प्राप्त राजस्व का बंटवारा। ध्यान दीजिए अच्छे से, देखो क्या होता है। एक होता है आरोपण। आरोपण का मतलब होता है कि कर जो टैक्सेस हैं वो कौन आरोपित करेगा, मतलब केंद्र लगाएगा कि राज्य लगाएगा। एक दूसरा होता है संग्रहण, कौन उसको इकट्ठा करेगा, संग्रहण का मतलब कौन उसको इकट्ठा करेगा। और थर्ड है विनियोजन। विनियोजन का मतलब कौन उसे यूज करेगा। फिर से आरोपण मतलब कौन टैक्स लगाएगा, संग्रहण का मतलब कौन उसको वसूलेगा, और कौन उसे इस्तेमाल करेगा, मतलब विनियोजन। ठीक है। अब ध्यान देते हैं, जैसे कि केंद्र के द्वारा कोई कर आरोपित किया गया, संग्रहण किया गया भी, और विनियोजित भी किया गया। जैसे आयकर, इनकम टैक्स,
निगम कर और सीमा शुल्क। इसका मतलब ये जो आयकर होते हैं, निगम कर होते हैं, सीमा शुल्क होते हैं, केंद्र के द्वारा आरोपित भी किए जाते हैं, केंद्र के द्वारा वसूले भी जाते हैं, और उसका भोग भी कौन करता है बोलेंगे, उपभोग भी कौन करता है बोलेंगे तो केंद्र ही करता है। क्लियर। और दूसरा देखिए, ऐसे कौन से, जैसे मनोरंजन कर है, मनोरंजन कर ऐसा कर है जो राज्य के द्वारा आरोपित भी होता है, संग्रहण भी किया जाता है और विनियोजन भी किया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से कर होते हैं जो केंद्र आरोपित करेगा तो राज्य संग्रहण करेगा, दोनों यूज करेंगे या कोई सिंगल यूज करेगा। ध्यान दीजिए, जैसे देखो, विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क जो होता है या जो संपत्ति की खरीदी बिक्री होती है उसको लगाता कौन है, केंद्र, वसूलता कौन है, राज्य, और उसको यूज भी कौन करता है, राज्य। ठीक है। उसी प्रकार रेल के भाड़े और माल भाड़े में पर जो कर होते हैं उसमें क्या केंद्र लगाता है, केंद्र वसूलता है, लेकिन उसका उपभोग कौन करता है, राज्य करता है। ठीक है। और वर्तमान में और जो बचे हुए जैसे होते हैं, जो सभी प्रमुख जो कर होते हैं जो केंद्र के द्वारा आरोपित होते हैं और केंद्र के द्वारा संग्रहण किए जाते हैं, और विनियोजन की जब बात आती है तो यहां लिखा है सेंटर प्लस स्टेट। मतलब अब वित्त आयोग की सिफारिश पे केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा करने के बारे में कौन डिसीजन लेगा, वित्त आयोग लेगा। मतलब अब जो बचे हुए जो कर हैं उसके मतलब अभी वर्तमान में बोलोगे तो जितने प्रमुख कर हैं वो पूरा का पूरा इसी सिस्टम पे काम करता है कि केंद्र राज्य दोनों में बंटवारे होंगे। कोई मतलब कोई एक, जैसे समझिए बात को, अभी था ना आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, अभी जब 2002 में 80वां सामान्य संशोधन हुआ, उसने ये तय कर दिया कि केंद्र के जो कर हैं जैसे आयकर है, निगम कर है, सीमा शुल्क, इनका भी केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा हो सकता है। 80 याद रखें, 80वां संवैधानिक संशोधन 2002। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में जितने भी प्रमुख कर हैं उनका बंटवारा कैसे होता है बोलेंगे तो वित्त आयोग की सिफारिश पे। क्लियर। इतनी सारी चीजें हमारा वित्तीय संबंध। आशा करता हूं कि आप सभी को केंद्र राज्य संबंध अच्छे समझ आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।